डियर स्टूडेंट, आज हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज अर्थात विद्युत आवेश के बारे में बातचीत करेंगे। कल के वीडियो में हमने केवल आपको इतना ही बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अर्थात स्थिर वैद्युतिकी कहते किसे हैं और इसके अंतर्गत किन चैप्टरों के बारे में कौन कौन से चैप्टर हैं उन्हें हमें पढ़ना है। उसके बाद हमने एक पॉइंट और बता दिया था, चार्ज क्या होता है। ठीक है, तो आज हम आगे उसी क्रम में वीडियो को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। लेसन नंबर 1, विद्युत आवेश। विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज ये आपका फर्स्ट चैप्टर है बेटा। अब इस चैप्टर में हमें आज ये पढ़ना है कि विद्युत आवेश कितने प्रकार का होता है, यानी टाइप्स ऑफ चार्जेस के बारे में बातचीत करना है। तो हेडिंग लिखेंगे आवेशों के प्रकार। आवेशों के प्रकार, टाइप्स ऑफ चार्जेस। टाइप्स ऑफ चार्जेस, आवेशों के प्रकार अर्थात आवेश कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में आज हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपसे कल कहा भी था कि आवेश जो होते हैं वो क्यों दो ही प्रकार के होते हैं और उन आवेशों का जो नामकरण दिया गया था प्लस और माइनस ही क्यों दिया गया, क्या इससे पहले भी उनका कुछ अन्य नाम था, और तमाम सारी बातें। तो आइए शुरू करते हैं आवेशों के प्रकार के बारे में। तो सबसे पहले हम आपको कुछ एक्सपेरिमेंट अर्थात प्रयोग के आधार पे चीज़ों को समझाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद जब आपको ये चीज़ें पता लग जाएंगी तो आप खुद ब खुद ये बता पाओगे कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिएगा, ये चीज़ें केवल आपको समझना है, ये अपने बुक में लिखने की ज़रूरत आपको नहीं है। हाँ, यदि आपसे पूछा जाए कि आवेश के प्रकार को आप प्रयोग द्वारा वर्णन करिए, तब आपको ये लिखने पड़ेंगे। तो फॉर एग्जांपल के लिए आप मान लीजिए एक मेरे पास ग्लास रॉड यानी कांच की एक छड़ है। ये कांच की छड़ है और यहाँ पे सपोज कर लीजिए कि छोटा सा कोई सिल्क का टुकड़ा है। सिल्क बोले तो रेशम का कोई कपड़ा है, छोटा सा रेशमी कपड़ा है। उसी रेशमी कपड़े का एक छोटा सा टुकड़ा यानी पार्ट है। जब हम इस कांच की छड़ को इस रेशम के कपड़े पर रगड़ते हैं तो क्या होता है कि ये जो कांच की छड़ है ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है और जो रेशम का टुकड़ा है ये नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। कांच की छड़ पे पॉजिटिवली चार्ज आ जाता है और रेशम के कपड़े पर या टुकड़े पर नेगेटिवली चार्ज आ जाता है। फिर हमने सेम वैसा ही कांच का छड़ उसी पदार्थ का लिया जो पहले लिया था। ठीक उसी प्रकार की कांच की छड़ को सेम रेशमी कपड़े से ही मैंने फिर पुनः रब किया और इसे जब मैंने रगड़ा तो हमने फिर पाया ये जो कांच की छड़ है, जो ये कांच की छड़ है, इस कांच की छड़ पर पुनः धनावेश आ जाता है और ये जो रेशम का टुकड़ा या कपड़ा है उस पर पुनः ऋण आवेश आ जाता है। तो मैंने पहले वाले जो कांच की छड़ थी इसको मैंने रेशम से रगड़ने के बाद किसी दृढ़ आधार, किसी धागे में बांध के हमने इसे क्या किया, लटका दिया मान लीजिए। और ठीक उसी प्रकार ये जो दूसरा वाला कांच का छड़ है इसे भी मैंने किसी धागे यानी थ्रेड में बांध के किसी दृढ़ आधार से क्या किया, लटका दिया। फिर मैंने देखा कि जब इस कांच की छड़ को इस पहले वाली कांच की छड़ के पास लेके जाया जाता है तो ये पहला वाला कांच का छड़ दूसरे वाले कांच के छड़ को प्रतिकर्षित करता है, यानी ये इसे दूर भगाता है। ये इसे क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, यानी प्रतिकर्षित कर रहा है।
ये भी इसे प्रतिकर्षित कर रहा है, उसी प्रकार पहला वाला भी दूसरे वाले को क्या करेगा, प्रतिकर्षित कर रहा है। ठीक ऐसा ही एक अन्य उदाहरण भी है जिसे हम प्रयोग 2 के आधार पे आपको दिखा सकते हैं। ऐसा आप कर भी सकते हैं, घर पे भी कर सकते हैं आप। कोई ग्लास रॉड आपके पास होगा और कोई रेशमी कपड़ा, सिल्क का कपड़ा है, हालांकि दैनिक जीवन में आप पहनते भी हैं ऐसे सिल्क एंड कपड़े, तो उस पर रब करके ये एक्सपेरिमेंट आप खुद घर पे देख भी सकते हैं। दूसरा मान लीजिए हमने एक्सपेरिमेंट किया, एक रबर की छड़ लिया, रबर, ये सपोज करिए एक रबर की छड़ है और एक बिल्ली की खाल है, बिल्ली की खाल। फॉर एग्जांपल के लिए इसे मान लीजिए ये बिल्ली की क्या है, खाल है, जिसे फर कहते हैं। फर का मतलब क्या होता है, बिल्ली की खाल। ये है रबर की छड़ और ये है बिल्ली की खाल, बिल्ली की खाल, या इसी को क्या कहते हैं, फर। हमने देखा कि रबर की छड़ को जब बिल्ली की खाल से रगड़ा गया तो इस रबर की छड़ में निगेटिवली चार्ज आ जाते हैं और इस बिल्ली की खाल पे पॉजिटिवली चार्ज आ जाते हैं। ये जो बिल्ली की खाल है वो धनावेशित हो जाती है और ये जो रबर की छड़ है ये निगेटिवली चार्ज हो जाती है। सेम इसी प्रकार का मैंने दूसरा रबर की छड़ लिया और उसे ठीक वैसे ही बिल्ली की खाल से रगड़ा, तो मैंने पुनः फिर देखा कि जो रबर की छड़ है उस पर पुनः क्या आ जाता है, निगेटिवली चार्ज आ जाता है। ये जो रबर की छड़ है इस पर पुनः ऋण आवेश आ जाता है। फिर मैंने इस वाली पहले वाली रबर की छड़ को दूसरे वाली रबर की छड़ के पास लेके गया, तो मैंने देखा कि ये वाली जो पहले वाली रबर की छड़ है ये दूसरे वाली रबर की छड़ को प्रतिकर्षित कर रही है, क्योंकि सजाती आवेश आ रहे हैं। इस वजह से पहले वाली रबर की छड़ दूसरे वाली रबर की छड़ को क्या कर रही है, दूर ढकेल रही है। ठीक है। इसके बाद एक तीसरा या फिर 2 एक्सपेरिमेंट से ही आप देख के ये बता सकते हैं। थर्ड एक्सपेरिमेंट की कोई वो नेसेसरी यानी आवश्यकता नहीं है। यदि हम आपसे ये कहें कि ये जो कांच की छड़ है, जो कांच की छड़ है, इस कांच की छड़ को जो पॉजिटिवली चार्ज है और ये जो रबर की छड़ है जो कि निगेटिवली चार्ज है, इन दोनों को यदि पास लेके आते हैं, कांच की छड़ को रबर की छड़ के पास, ये कांच की छड़ है और ये रबर की छड़, जब कांच की छड़ को रबर की छड़ से रगड़ा जाता है तो ये देखा गया कि एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं। एक दूसरे को क्या कर रहे हैं बेटा, आकर्षित कर रहे हैं। तो इन प्रयोगों को आप देख के आप खुद ब खुद ये बता सकते हैं कि आवेश कितने प्रकार का होता है। यहाँ पर आप देखे हैं कि जब कांच की छड़ को हमने रेशम से रगड़ा था तो कांच की जो छड़ थी वो पॉजिटिवली चार्ज हो गई थी और रेशम का टुकड़ा या रेशम का कपड़ा या रेशम का धागा वो निगेटिवली चार्ज हो गया था। फिर मैंने रबर की छड़ लिया और बिल्ली की खाल लिया, तो रबर की छड़ को जब बिल्ली की खाल से रगड़ा तो रबर की छड़ निगेटिवली चार्ज हो गई और बिल्ली की खाल पॉजिटिवली चार्ज हो गई। लाइक कांच की छड़ को जब रबर की छड़ के पास लेके गया तो वहाँ भी देखा तो एक प्लस हो गया, दूसरे वाले पे माइनस चार्ज आ गए। ठीक है। तो इस आधार पे ये खुद ब खुद आप बता सकते हैं स्वयं कि सर आवेश 2 ही प्रकार के होते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई थर्ड टाइप का चार्ज उत्पन्न ही नहीं हुआ। तो इस बेस पर आप ये कह सकते हैं कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन? तो एक धन आवेश होगा और दूसरा ऋण आवेश होगा। एक धन आवेश होगा और दूसरा ऋण आवेश होगा। तो यदि आपसे पूछा जाए कि क्या प्रकृति में केवल 2 ही प्रकार के आवेश संभव हैं या थर्ड टाइप का भी कोई आवेश प्रकृति में उपलब्ध है, तो जवाब होगा जी नहीं, क्योंकि ऐसे न जाने कितने एक्सपेरिमेंट और भी किए गए। जैसे प्लास्टिक की कंघी को हेयर पे रब किया गया तो प्लास्टिक की कंघी जो थी वो निगेटिवली चार्ज हो गई थी और जो हेयर था, सूखा हुआ बाल, वो आपका पॉजिटिवली चार्ज हो गया था। बैलून था, उसके बाद बैलून को हेयर पे रब किया गया था
फिर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए थे जिनके बेस पर ये देखा गया कि क्या कोई थर्ड टाइप का चार्ज प्रकृति में मौजूद है या नहीं है। तो उन्हें ये पता लगा कि थर्ड टाइप का कोई चार्ज मिला ही नहीं, केवल और केवल दो ही तरह के चार्ज मिल पाए, जो एक प्लस और दूसरा माइनस वाला। तो इस बेस पर आप ये कह सकते हैं कि आवेश केवल और केवल कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। हालांकि ये चीज़ें हमने आपको इसलिए बताया ताकि हम जब यहाँ पे आवेश के प्रकार लिखें तो आप खुद ब खुद अपने मुख से ही बता सको कि सर आवेश दो ही प्रकार के होते हैं, कौन कौन, एक प्लस और दूसरा माइनस। तो इसके बारे में थोड़ा और डीपली बातचीत करते हैं, ठीक है, कि क्यों इसका नाम प्लस ही पड़ा और क्यों इसका नाम माइनस ही पड़ा, कोई अन्य नाम क्यों नहीं दिया गया। पढ़ाई करते रहिए बेटा, हमारे द्वारा बताई गई चीज़ों को आप नोट्स बना के 1 बाय 1 से लिखते रहिए। हम रोज़ाना आपको वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे ताकि समय से पहले आपका कोर्स कंप्लीट हो सके। तो आवेशों के प्रकार में आपने देखा कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। आवेश दो प्रकार के होते हैं, आवेश दो प्रकार के होते हैं, आवेश दो प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन? तो पहला धन आवेश, धन आवेश, धन आवेश कहिए या धनावेश सब एक ही होता है। दूसरा ऋण आवेश, ऋण आवेश। ये धन आवेश क्या होता है और ये ऋण आवेश क्या होता है, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं कि धन आवेश किसे कहेंगे और ऋण आवेश किसे कहेंगे। तो हेडिंग लिख लेंगे धन आवेश, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। धन आवेश क्या होता है बेटा? तो किसी भी वस्तु में, किसी भी वस्तु या पदार्थ में इलेक्ट्रॉन त्याग देने पर या इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण, इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण उस वस्तु पे जो भी आवेश उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? धन आवेश। आप समझिएगा, फॉर एग्जांपल के लिए ये मान लीजिए एक कोई मेटल है या एक कोई वस्तु है, इसने अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को इमिट किया। एक इलेक्ट्रॉन क्या किया? इमिट किया। जब ये एक इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? उत्सर्जित करेगा, या यूँ कहिए यहाँ पे हमने प्लस लगाया है बल्कि यह माइनस लगाते हैं, अर्थ माइनस का मतलब है ये निकाल रहा है। एक कोई पदार्थ है जो अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? इमिट यानी उत्सर्जित कर रहा है, किसी को दे रहा है। तो ये जितना इलेक्ट्रॉन का इमिटिशन होगा यानी उत्सर्जन होगा उस पर उतना ही क्या आ जाएगा? प्लस। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि ए जो पदार्थ था उस पर पहले कोई चार्जेज नहीं था, वो न्यूट्रली था। इस बात का ये मतलब था इसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन आपस में बराबर थे। लेकिन जब इसने अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन का इमिटिशन किया यानी उत्सर्जन किया तो इस पर एक क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो अब हम आपसे ये पूछेंगे कि इसने जो ये पदार्थ था जो इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर से निकाला है तो ये धनावेशित हो गया कि नहीं? इस पर एक तो प्लस चार्ज आ गया। तो इसकी परिभाषा आप कैसे बनाएंगे धनावेश की? कि किसी भी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण, भाई इसमें तो इलेक्ट्रॉन घट जाएगा ना जी। अब यदि इसके पास 15 इलेक्ट्रॉन रहा होगा तो इस पर अब 14 इलेक्ट्रॉन ही होगा, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से क्या किया है? निकाल दिया है। तो किसी भी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण, इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण जो आवेश उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? धनावेश। तो सिंपल रूप में इसकी परिभाषा आप लिख सकते हैं धनावेश की कि इलेक्ट्रॉन किसी भी वस्तु पे, किसी भी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण उत्पन्न आवेश धनावेश कहलाता है। धनावेश कहलाता है। धनावेश कहलाता है। फॉर एग्जांपल के लिए यदि आप चाहें, लिखना चाहें तो आप ऐसे यहाँ पे दिखा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए सोडियम है और ये सोडियम अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है? इमिटेशन कर रहा है यानी उत्सर्जन कर रहा है। तो आपको इतनी बात पता होगी, क्लास 9th में आपने
30 तक के मेटल्स यानी धातुओं को आपने याद किया होगा, जिसमें सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 11 होता है, ये बात आपको पता है। तो यदि ये सोडियम अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर रहा है तो इस पर एक क्या आ जाएगा, प्लस, एक क्या आ जाएगा, प्लस। यहाँ पे यदि हम आपसे पूछेंगे कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन बताइए, तो आपने पढ़ा होगा कि जब किसी भी पदार्थ में कोई चार्जेज नहीं होता है तो एक फार्मूला होता है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। यानी परमाणु क्रमांक, नीचे वाले को परमाणु क्रमांक कहते हैं, ऊपर जो लिखा जाता है वो परमाणु भार होता है। सोडियम का 23 होता है परमाणु भार, ठीक है। तो हमें परमाणु भार से कोई मतलब नहीं है। तो इसका परमाणु क्रमांक 11 है, तो ये परमाणु क्रमांक ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होगा। यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पूछेंगे तो 11 आएगा। बट यहाँ पे यदि पूछे तो ये फार्मूला वैलिड नहीं होगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। बिकॉज यहाँ पे ये जो मेटल है, यहाँ पे जो ये धातु है सोडियम, ये अब न्यूट्रली नहीं है, न्यूट्रल यानी उदासीन नहीं है, इस पर चार्ज आ गया, इस वजह से इस पर ये फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। तो जितने भी तत्व पर प्लस आएंगे उतने उसके परमाणु क्रमांक में से इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम घटा देंगे। तो एक इस पर प्लस आया है, तो पहले इसके 11 था परमाणु क्रमांक, अब उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है। तो यहाँ पर यदि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन आपसे पूछेंगे तो आप कितना बताएंगे, 10। बट प्रोटॉन यहाँ भी 11 है और यहाँ भी कितना रहेगा, 11, क्योंकि न्यूक्लियस से काफ़ी बॉन्डेड, काफ़ी मजबूती से बंधा होता है। जो प्रोटॉन होता है वो नाभिक से उत्सर्जित ही नहीं होता है, इस वजह से यहाँ पे भी प्रोटॉन पूछा जाएगा तो आप 11 बताएंगे, और यहाँ पे भी प्रोटॉन कितना होगा, 11 अर्थात 11 ही होगा। बट हमें इलेक्ट्रॉन की जो धनावेश की परिभाषा बतानी है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन के आधार पर बताना है, इस वजह से यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 होंगे, ठीक है। तो धनावेश की परिभाषा आपको उम्मीद करते हैं याद हो गया होगा कि किसी भी वस्तु में या किसी भी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण जो आवेश उत्पन्न हो जाएगा उसे क्या कहेंगे, धनावेश। आप यूँ भी याद कर सकते हैं कि धनी वही होता है जो धनी होता है वो क्या करेगा, धन को देगा। जो धनी होता है वो क्या करेगा, धन को देगा। धन को देगा तो उस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो आगे बात करते हैं धनावेश के बाद ऋणावेश क्या होता है उसके बारे में बातचीत करते हैं बेटा। आवेश का सेकेंड टाइप लिखते हैं ऋणावेश। ऋणावेश निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज। ऋणावेश क्या होता है बेटा, तो किसी भी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश ऋणावेश कहलाता है, ऋणावेश कहलाता है। अब इसको कैसे समझेंगे, तो फॉर एग्जांपल के लिए आप क्लोरीन ले लीजिए जिसका परमाणु क्रमांक 17 होता है, ये बात आपको पता है। और यदि क्लोरीन कहीं से भी एक इलेक्ट्रॉन लेता है, वे लड़का लड़की इसको तो कुछ भी कह सकते हैं ना, ये तो निर्जीव है। तो क्लोरीन यदि कहीं से भी एक इलेक्ट्रॉन लेता है तो इस पर क्या आएगा बेटा, एक माइनस चार्ज आ जाएगा। तो Cl पे क्या लिखेंगे, एक माइनस। अब यहाँ पे यदि हम आपसे पूछेंगे कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन बताइए, तो यहाँ पे इस पर कोई चार्ज तो है नहीं, तो ये फार्मूला लग जाएगा, परमाणु क्रमांक और प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो परमाणु क्रमांक कितना है इसका, 17, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने इसमें, 17। बट यहाँ पे पूछेंगे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो यहाँ परमाणु क्रमांक इसका 17 है और इसने एक इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन किया है, तो यहाँ पे 17 और 1 मिला के कितना हो जाएगा, 18। तो यहाँ देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की क्या है, अधिकता है, एक्सेस है, इस वजह से इस पर ऋणावेश आया है। तो ऋणावेश की परिभाषा ऐसे ही बना लेंगे कि किसी भी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण जो चार्जेज आएगा उसे क्या कहेंगे, ऋणावेश कहेंगे, ठीक है। अब इसके बारे में हम आपको कुछ और डिटेल में बताना चाहते हैं कि आखिर आवेश को धनावेश और ऋणावेश ही क्यों कहा गया, इसे किसी अन्य नाम से क्यों नहीं बताया गया, या क्या इससे पहले कुछ और भी कहा जाता था आवेशों को। तो सुनिएगा, कुछ पॉइंट है जिसे आप नोट करके लिखिएगा, नोट करके कुछ चीज़ों को लिखिएगा बेटा।
कि प्रारंभ में या प्राचीन काल में, प्रारंभ में धनावेश को विट्रस एवं ऋणावेश को रेसिनस कहा जाता था। यानी पहले धनावेश का नाम क्या था? विट्रस, और ऋणावेश का क्या नाम था? रेसिनस। बाद में क्या होता है बेटा कि अमेरिका के एक वैज्ञानिक आते हैं। अमेरिका के एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन। वो 1750 ईस्वी में, कहीं कहीं किताबों में 18वीं शताब्दी भी लिख देता है, तो 18वीं शताब्दी में, या फिर आप यूँ कह सकते हैं 1750 ईस्वी में, 1750 या फिर आप कह सकते हैं 18वीं शताब्दी में, 18th सेंचुरी, 1750 ईस्वी में या फिर 18वीं शताब्दी में अमेरिका के एक वैज्ञानिक रहते हैं। अमेरिका के वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने धनावेश को, यानी विट्रस जो नाम था, विट्रस, फ्रैंकलिन ने धनावेश या फिर यूँ कहिए आवेशों को, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेशों को धनावेश एवं ऋणावेश नाम दिया। फिर आपके दिमाग में एक प्रश्न उठेगा कि सर ये किस बेस पर या फिर किस लॉजिक के आधार पर इन्होंने आवेशों को धनावेश और ऋणावेश नाम दिया होगा? क्यों इन्होंने इसे धन और ऋण ही नाम दिया? क्यों नहीं किसी दूसरे प्रकार का नामकरण इसका किया उन्होंने? गुणा और भाग क्यों नहीं कह दिया? तो इसके पीछे का जो लॉजिक है वो ये है कि जिस प्रकार दो ऋणात्मक संख्याएं या फिर एक प्लस और एक ऋण में संख्या ली जाए, एक प्लस में ली जाए और एक ऋण यानी माइनस में संख्या ली जाए, इन दोनों को यदि जोड़ा जाए तो आपस में क्या आता है? जोड़ने पर शून्य आएगा। ठीक उसी प्रकार यदि प्लस समान परिमाण के प्लस आवेश को और समान परिमाण के ऋणावेश को, समान परिमाण के प्लस आवेश को और समान परिमाण के ऋणावेश को आपस में यदि जोड़ा जाएगा तो एक दूसरे का क्या करते हैं? विनाश कर देते हैं, अर्थात न्यूट्रल हो जाते हैं। इसी वजह से ये तर्क लगाया जाता है कि जो बेंजामिन फ्रैंकलिन रहे होंगे उन्होंने आवेशों को प्लस और माइनस नाम इसी बेस पर दिया। ठीक, तो यदि आपसे पूछा जाए कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेशों को केवल और केवल प्लस और माइनस ही नाम क्यों दिया, तो उसके पीछे का लॉजिक यही होगा बेटा कि जिस तरह से धन और ऋण संख्याएं मिलने पर एक दूसरे का विनाश कर देती हैं, ठीक उसी प्रकार समान परिमाण में यदि हम प्लस आवेश लें और उतनी ही परिमाण में यदि नेगेटिव चार्ज को लें तो पदार्थ एक तरह से न्यूट्रल कहा जाता है। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी चार्जिंग के बारे में। ठीक है, अभी इसमें कुछ और भी चीज़ें हैं जिसे हम लिख रहे हैं। हालांकि प्रयोगों के आधार पे आप ये बात बता सकते हैं और आपने देखा भी था। तीसरा पॉइंट इसी नोट में आप लिखिएगा कि सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण एवं
विजातीय आवेशों में आकर्षण, विजातीय आवेशों में आकर्षण बल कार्य करता है, बल कार्य करता है। ये बात तो आपको पता ही होगा। तो सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण एवं विजातीय आवेशों में आकर्षण बल कार्य करता है, क्योंकि हमने अब जब आपको एक्सपेरिमेंट करके अभी जो प्रयोग मैंने एक लिखा था उसमें हमने दिखाया था कि जो ग्लास रॉड था, इस ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आया था और जो ये रेशम का टुकड़ा था इस पे निगेटिव चार्ज आ गया था। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यदि इनको पास पास लेके आया जाए तो ये धन है और ये क्या है, ऋण है। तो धन और ऋण यानी प्लस और माइनस में क्या लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। ठीक इसी प्रकार यदि हम दूसरा वाला ग्लास रॉड लेके आएँ, कांच की दूसरी कोई छड़ लाएं और उसे भी हम ठीक उसी रेशम के टुकड़े से रगड़ें और इन सबको पास पास लेके आएँ, तो चूँकि प्लस और प्लस सजातीय आवेश हो गए तो सजातीय आवेशों में क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण। और यदि हम इस ग्लास रॉड को रेशम के टुकड़े के पास लेके जाएं तो वो आकर्षण बल शो करेगा, क्योंकि इस पे प्लस चार्ज है और इस पे माइनस चार्ज है। इसको आप यूँ याद कर सकते हैं, प्लस को एज ए आप लड़का समझ लीजिए, माइनस को एज ए लड़की समझ लीजिए। तो लड़का और लड़की में क्या लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स। लड़का और लड़की है तो क्या होगा, अट्रैक्शन। और यदि लड़का लड़का है, नो अट्रैक्शन। लड़की लड़की है, नो अट्रैक्शन। तो लड़का लड़की है तो वहीं क्लोजअप का प्रचार होगा, है ना। क्लोजअप का प्रचार आप जानते हैं ना, पास आ जाओ वाला। तो प्लस प्लस यदि होगा और आपसे यदि पूछा जाएगा कि प्लस प्लस चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके बीच कैसा फोर्स अप्लाई होगा, तो आपका जवाब होगा कि प्लस और प्लस एक दूसरे को दूर ढकेलेंगे, यानी इनके बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा, क्योंकि ये लाइक चार्जेज हैं। तो लाइक चार्जेज ऑलवेज अपोजेस टू ईच अदर और अनलाइक चार्जेज ऑलवेज अट्रैक्ट टू ईच अदर। अर्थात सजातीय आवेशों के बीच सदैव प्रतिकर्षण बल कार्य करता है और विजातीय आवेशों के बीच सदैव आकर्षण बल कार्य करता है। तो यदि प्लस प्लस है, यदि पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, तो इनके बीच यदि आपसे पूछा जाएगा कौन सा फोर्स लगेगा, प्लस प्लस है तो इसके बीच में आपका जवाब होगा सर इसके बीच में प्रतिकर्षण लगेगा। यदि माइनस माइनस है, इनके बीच में कैसा लगेगा फोर्स, तब भी जवाब आपका होगा सर यहाँ पे प्रतिकर्षण बल लगेगा। लेकिन यदि एक प्लस चार्ज है और दूसरा वाला माइनस चार्ज है और इनके बीच में पूछा जाएगा कैसा फोर्स लगेगा, तो इस सिचुएशन में आकर्षण बल लगेगा। यहाँ पे कैसा फोर्स होगा, आकर्षण का, क्योंकि अपोजिट चार्जेस हैं। और यहाँ पे यदि पूछा जाएगा तो इन दोनों केसेस में आपका प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। अब आपसे ये पूछा जाएगा कि आखिर आवेशों को जब हम पता करने जा रहे हैं कि एक आवेश धन है और दूसरा ऋण है, ये कैसे पता लग पाएगा, ये कैसे हम जान पाएंगे कि एक प्लस है और दूसरा माइनस है, एक प्लस है और दूसरा वाला माइनस है। तो इसे कहते हैं आवेश की ध्रुवता। यानी आवेश की जो ध्रुवता होती है, पोलराइजेशन या पोलैरिटी कहते हैं उसको, उससे हमें ये पता लग पाता है कि आवेश की जो ध्रुवता होती है वो बताती है, आवेश की ध्रुवता से हमें ये पता लगता है कि जो चार्जेज हैं वो विपरीत है। यानी यदि आपसे ये पूछा जाए कि जो चार्ज होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं, यानी विपरीत प्रकृति के होते हैं। चार्ज जो हैं दो तरह के, यदि दो भिन्न पदार्थों को हम लेके आएँ, दो अलग अलग जो पदार्थ हैं उन्हें हम लेके आएँ और रब करें, रगड़ें, तो चार्ज तो दो ही होंगे। प्रकृति में तो दो ही तरह के चार्ज ही हैं, थर्ड चार्ज कोई उत्पन्न हुआ नहीं है। लेकिन ये कैसे पता लगेगा कि ये प्लस और माइनस है, तो चार्ज की जो पोलैरिटी होती है, चार्ज की जो ध्रुवता होती है, यानी आवेश की जो ध्रुवता होती है, उसी से ही पता लग पाता है। आवेश की ध्रुवता से ये पता लगता है कि ये एक वो जो पदार्थ है वो धनावेशित है और दूसरा ऋणावेशित है। ठीक है, तो आवेश की ध्रुवता से हमें ये पता लगेगा कि चार्ज एक धन है, दूसरा वाला क्या है, ऋण है। समझ पा रहे हैं? तो ये 3-4 पॉइंट थी नोट के अंतर्गत। तो शेष चीज़ें हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें हम आपको आवेशों का जो इलेक्ट्रॉन सिद्धांत है उसके बारे में बातचीत करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।
और यदि आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके।